हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसमें हम गैसीय नियम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को के रूप में जाना जाता है। तो इन्हें किस रूप में जाना जाता है? आइसोबार। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किए थे जहाँ से हमने पिछली वीडियो में ख़त्म किए थे। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उन्हें देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। तो क्या होते हैं उन्हें? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। समान प्रोटॉनों की संख्या वाले परमाणु अणु आयन क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, यानी कि आइसोटोप। तो आप इन्हें भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं गैसियस लॉ यानी गैसीय नियम पर आधारित क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको परम शून्य ताप कहते हैं। आदर्श गैस के लिए पीबी बराबर एनआरटी में टी एक परम ताप है। यदि गैस का आयतन शून्य हो जाए वहाँ पर गैस का अणु विद्यमान नहीं होगा। अणु के ना होने के कारण वहाँ पर कोई आंतरिक आकर्षण या प्रतिकर्षण अणुओं के बीच में नहीं होगा, ना ही कोई आंतरिक ऊर्जा होगी। हम जानते हैं टी बराबर एफ यू, यानी आप इसे ऊर्जा का फंक्शन कौन है? टेम्परेचर का फंक्शन ऊर्जा है। यू क्या है? एक आंतरिक ऊर्जा है। यू बराबर 0, तो टी बराबर भी हमारा 0 होगा। तो आयतन शून्य होने पर तापमान भी 0 केल्विन होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉयल के नियम के अनुसार। तो बॉयल के अनुसार नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर होता है, अर्थात पीवी बराबर क्या होता है? नियतांक। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये बॉयल का नियम दिया गया है, नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के निश्चित तापमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर होता है, यानी कि पीवी बराबर कांस्टेंट के होता है। तो पी समानुपाती होता है 1/v के। दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन घट जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से चार्ल्स का नियम होता है। तो स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन परतनांक तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बी समानुपाती होता है टी के। समानुपाती का हम साइन हटाते तो एक कांस्टेंट मिल जाता है। तो बी अपॉन टी बराबर क्या हो जाता है? कांस्टेंट के। अगला क्वेश्चन हमारा, 27 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब तब दाब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दुगना ना हो जाए। तो गैस का अंतिम तापमान होगा, तो कितना आएगा हमारा आंसर? 327 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले आपको T1 दिया है, तो T1 को आपको किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। तो ये 300 केल्विन आ जाएगा। और B1 हमारा B दिया है, B2 हमारा 2B लेना है। जब इसे इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तब हमारा T2 की वैल्यू कितनी आएगी? 600 केल्विन। तो केल्विन में दिया है, हमारा आंसर किस में दिया? डिग्री सेल्सियस में। तो इसमें आपको 273 डिग्री सेल्सियस घटाना है। फ्रेंड्स, इन्होंने ये सॉल्यूशन में थोड़ा सा गलत दिया है, यहाँ प्लस आना चाहिए, क्योंकि 273 में हम इसे 27 को ऐड करेंगे तब हमें ये केल्विन मिल जाएगा। और केल्विन के संग लोगों ने 0 लगाया, 0 भी नहीं लगाते हैं। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, अभिलाक्षणिक गैस समीकरण पी बराबर एनआरटी किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? तो किस प्रकार की गैस के लिए लागू होता है? आदर्श गैस के लिए, यानी कि आइडियल गैस के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो अभिलाक्षणिक गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी आदर्श गैस के लिए सही प्रकार से लागू है। अभिलाक्षणिक गैस समीकरण आदर्श गैस के स्थिर द्रव्यमान के लिए पी बराबर एनआरटी होता है। जब बॉयल्स एवं चार्ल्स के नियम संयुक्त करते हैं तो गैस समीकरण नियम बनता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दुगना ना हो जाए। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 327 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसका सॉल्यूशन रोक के देख सकते हैं।
मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से इसे सही से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो कौन सा गैस से नियम संबंधित नहीं है? जूल का नियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जूल का नियम क्या है? जब विद्युत तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो धारा प्रवाह से तार के प्रतिरोध के कारण इस तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? जूल का नियम। ऊष्मा ऊर्जा की ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। जबकि अन्य गैस नियम, अन्य जितने भी ऑप्शन दिए सब किससे संबंधित है? गैसीय नियम से। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन मिश्रित नहीं होगा? तो कौन मिश्रित नहीं होगा? मेथी पाउडर। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, सन 1883 ईस्वी में ग्राम ने गैसों के विसरण की गति का नियम प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यदि दो गैसों के अपेक्षिक घनत्व D1 और D2 हैं तो उनके विसरण वेग क्रमशः R1 और R2 होंगे। तो R1 अपॉन R2 क्या होगा? D2 अपॉन D1 का अंडर रूट में लिखा जाएगा। चूँकि मेथी पाउडर गैस नहीं है तो ये विसरित नहीं होगी। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विसरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ग्राहम के विसरण के नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण दर उसके कणों के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात गैस के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर नहीं करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैसों का कौन सा गुण उनका स्वभाव बनाता है? तो कौन सा गुण बनाता है? संपीड़ितता यानी कंप्रेसिबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। गैस का कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रवणांक कमरे के ताप से कम होते हैं। गैसों में संपीड़ितता यानी कंप्रेसिबिलिटी बहुत अधिक होती है, जो उन्हें सुभ्राह बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो किस समीकरण पर लागू होता है? CO + H2 पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक गैसों जो निश्चित ताप व निश्चित दाब पर एक बंद पात्र में रखी हैं, परंतु उनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, तब उनका कुल दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ये डाल्टन के आंशिक दाब का नियम है। माना किसी गैसीय मिश्रण का कुल दाब P है, उपस्थित गैसों का दाब P1, P2, P3 और इसी तरह से Pn तक है, तब डाल्टन के आंशिक दाब के नियम अनुसार P बराबर किसके होगा? P1 + P2 + P3 + Pn तक। तो समीकरण CO + H2 डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लागू होता है इस पर। तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है? दाब के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो बॉयल के नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का आयतन B दाब B है तो B समानुपाती होगा 1/P के। और जब हम इसे इस तरह से लिखेंगे तो PB बराबर क्या आ जाएगा? K, यानी कांस्टेंट के बराबर। अगला क्वेश्चन हमारा, एक आइडियल गैस का 4 ग्राम 54 पाउंड K एवं 2 एटमॉस्फेरिक दबाव पर 5.6 मीटर की क्यूब परिमाण या वॉल्यूम प्राप्त करता है। तो इसका आणविक भार क्या होगा? तो जब आप इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे यानी कि आदर्श गैस समीकरण लगाएंगे, PV बराबर nRT, तब n की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो n की वैल्यू के बराबर कितना होगा? W/m। यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 15.9 आएगा। इसे लगभग आप 16 मान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, 16। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं रेडियो एक्टिविटी और नाभिकीय ऊर्जा पर। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इनमें से टाइटेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टाइटेनियम एक लोहे जैसी धातु है। इसका अपेक्षिक घनत्व 3.49 से लेकर 3.59 तक तथा द्रव्यमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस है। इसकी मिश्र धातुएं लौह और अलौह धातुओं के शोधन में काम आती है। ये एक
संक्रमण धातु है जो आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में उपस्थित है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो किसकी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रेडियम की खोज के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो मैरी स्क्लाइडोप्का क्यूरी यानी मैरी क्यूरी विख्यात भौतिकविद और रसायन शास्त्री थी। मैरी ने रेडियम की खोज की थी। विज्ञान को दो शाखाओं भौतिक और रासायनिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली वैज्ञानिक हैं। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो रासायनिक बंध कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? तो वो कौन सा बंध है? वैद्युत स्थितिक बल। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं को परस्पर बांधकर अणु को विशेष ज्यामितीय आकार में रखने वाले बल को रासायनिक बंध कहते हैं। तो रासायनिक बंध आवेश के आयन के आकर्षण या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? हेनरी बैकरल ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, कुछ विशेष तत्वों व उनके यौगिकों से कुछ आदर्श किरणें स्वतः ही निकलती हैं। इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें या बैकरल किरणें कहते हैं। फ्रेंड्स, किसी पदार्थ से स्वतः ही किरणों के उत्सर्जित होते रहने की घटना को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटा। इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकरल ने की थी। प्रमुख रेडियो एक्टिव तत्व कौन से हैं? यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम आदि। पेरे और क्यूरी और मैडम क्यूरी ने बाद में अत्यंत महत्वपूर्ण रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हेनरी बैकरल इनमें से किसकी खोज से संबंध है? तो किसकी खोज से संबंध है? रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिंच ब्लेड किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यूरेनियम से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, पिंच ब्लेड यूरेनियम से संबंधित है। ये एक रेडियोधर्मी यूरेनियम खनिज और अयस्क है। यूरेनियम को रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में जाना जाता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड से। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो प्रमुख रूप से दो अयस्कों पिचब्लेटो और कर्नेटाइट में पाया जाता है। पिचब्लेटो गहरे नीले रंग का अयस्क है जिसमें यूरेनियम ऑक्साइड उपस्थित रहता है। पिचब्लेट का मुख्य निक्षेप मुख्यतः कांगो, अफ्रीका और कनाडा में अवस्थित है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो किसने की थी फ्रेंड्स? हिदेका युकावा ने। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, हिदेकी युकावा ने परमाणु बल सिद्धांत की खोज की थी। एस.एन. बोस ने बोसान कण की खोज की थी। जे.सी. बोस ने क्रेस्कोग्राफ की खोज की थी। जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो ये सारे वैज्ञानिक जिन्होंने जिसकी खोज की थी उनके बारे में लिखा गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रेडियोधर्मी धातु को जो केंद्रित ऊर्जा एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी जिसकी परमाणु संख्या 92 है, ये है। तो ये क्या है फ्रेंड्स? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम तत्व की खोज 1789 में कैलिफ्रोथ द्वारा पिचब्लेड नामक अयस्क से हुई। यूरेनियम रेडियोधर्मी धातु है जो नाभ की ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है। यूरेनियम आवर्त सारणी के एक्टिनाइट श्रेणी का तेतरी तत्व है। यूरेनियम चमकदार श्वेत रंग की धातु है जिसका संकेत यू है और परमाणु क्रमांक कितना है? 92 और परमाणु भार कितना है? 238। तो आप इसके परमाणु की संख्या और परमाणु भार दोनों ध्यान रखें, एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? नाभिकीय बल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नाभिकीय बल की, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम इस तरह विद्युत स्थैतिक बल के बारे में बात कर लेते हैं। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत स्थैतिक बल। इसी तरह से गुरुत्वाकर्षण बल है, तो दो या दो से अधिक पिंडों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण या उससे उत्पन्न वाले आकर्षण बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना, ये भी क्या है? एक गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। नेक्स्ट दिया गया है ज्वारीय बल।
तो ज्वारीय बल वो बल है जिसे एक वस्तु से अपने गुरुत्वाकर्षण से किसी दूसरी वस्तु पर स्थित अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्तर से लगाती है। जैसे पृथ्वी से समुद्र ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयोजकता और रासायनिक बंधन पर आधारित। तो बड़े परमाणु वाले तत्वों में बने बंध होते हैं, तो कैसे होते हैं? बहुत कमज़ोर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमज़ोर होते हैं, क्योंकि परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा, बंध तोड़ने के लिए नाभिक से उतनी ही कम ऊर्जा आपूर्ति की जाएगी। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत द्वारा जुड़े होते हैं, तो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? विद्युत स्थितिक बलों के। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत विद्युत स्थितिक बलों द्वारा जुड़ते हैं। वे एक दूसरे को उनके विपरीत आवेशों द्वारा आकर्षित करते हैं। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, बेंजीन में सिग्मा और पाई अबंध की संख्या कितनी है? तो कितनी होती है फ्रेंड्स? 12 और 3। यानी कि सिग्मा बंध कितने होंगे? 12 और पाई बंध कितने होंगे? 3। फ्रेंड्स, बेंजीन रंगहीन मीठी गंध वाला एक अत्यंत ज्वलनशील द्रव्य जिसका अणुसूत्र C6H6 होता है। बेंजीन की संरचना सूत्र बेंजीन में पाए जाने वाले सिग्मा और पाई बंधों की संख्या निम्न है। तो बेंजीन की आप संरचना को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक सिग्मा बंध मिलेगा, यानी सिंगल बंध में जो एक सिग्मा बंध होता है और पाई डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है। जब आप इसे काउंट करेंगे तब आपको 12 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे और 3 पाई बॉन्ड मिलेंगे, यानी कि 12 सिग्मा बंध मिलेंगे और 3 पाई बंध मिलेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर आपको कहीं डबल बंध दिखता है तो यहाँ पर आपको एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा? पाई। और केवल सिंगल बंध होगा तो वहाँ पर केवल आपको एक बंध मिलेगा, सिग्मा। तो आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो कितनी होती है फ्रेंड्स? 3। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 3। फ्रेंड्स, अगर आपको संयोजकता में लेकर कोई कन्फ्यूज़न है तो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें संयोजकता के मैंने क्वेश्चन बहुत कराए और सारे सॉल्यूशन करके भी दिखाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं का उदाहरण है, तो कौन है? एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। वो तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको 13 या थर्ड ए बोरान ग्रुप में रखा गया है। ये निम्न है: एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरान, थेलियम। तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से त्रिसंयोजक यानी कि ट्राइवैलेंट तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? बोरान, इंडियस, एल्यूमिनियम, यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉस्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, फॉस्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत P है और परमाणु क्रमांक कितनी है? 15। तब आप इसे लिखते हैं 2, 8, कितना हो गया? 10, और ये क्या हो गया? 5। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितनी है? 5। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NH4 का होल्टो SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें कितने परमाणु होंगे टोटल? तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 8 परमाणु, सल्फर के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु। जब हम इसे काउंट करते हैं तो आपका आइडिया आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की 2, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। तो क्या सूत्र है फ्रेंड्स? Al2O3। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसे ध्यान रखना है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ये दिया गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व एक फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या है? तब ए की संयोजकता कितनी होगी? 4। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कितनी होती है फ्रेंड्स? 4। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है, तो कितनी होती है? 1 या 2 या 3? ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी तत्व की संयोजक शक्ति यानी क्षमता क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स क्या कहलाती है? संयोजकता। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो तत्वों की संयोजन शक्ति यानी कंबाइनिंग पावर को संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता एक संख्या है जो किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा हाइड्रोजन के परमाणु के से संयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। जैसे H2O में ऑक्सीजन के परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु के साथ संयुक्त करता है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हुई? 2। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि कार्बन चतुसंयोजक होने के कारण उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन दर्शाता है। क्या दर्शाता है फ्रेंड? श्रृंखला बंधन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो कार्बन में मजबूत स्थिर इंटरनॉकिंग CC बॉन्ड बहुत लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता है, क्योंकि कार्बन चतुसंयोजक होने के कारण उसके सही संयोजक बंध बनाने के कारण श्रृंखला बंधन का क्रिया दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उच्च गलनांक और क्वथनांक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सहसंयोजक अबंध युक्त यौगिकों को सही संयोजक यौगिक कहा जाता है। सहसंयोजक यौगिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों को साझे द्वारा बनते हैं। इनके गुण निम्न हैं, निम्न गलनांक और क्वथनांक, ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक, जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में विलय। उच्च गलनांक क्वथनांक सहसंयोजक यौगिक गुण नहीं है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, सहसंयोजक बंध परमाणु के बीच द्वारा बनते हैं, तो किसके द्वारा बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सहसंयोजक यौगिक तो क्या होते हैं? जुड़ने वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं और इनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे गुण इनके अंदर पाए जाते हैं, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सहसंयोजी अबंध के 2 परमाणु के बीच अबंधों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो कितनी हो सकती है? 3। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों में विद्यमान तत्व सहसंयोजक होते हैं। इन कार्बनिक यौगों में कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से युग्मबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे एथिलीन में युग्मबंध और एसिटिलीन में त्रिबंध होते हैं, जो निम्नवत हैं। तो आप देख सकते हैं, ये एसिटिलीन का फॉर्मूला, ये एथिलीन का। इसमें आपको डबल बॉन्ड दिखता होगा, ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? तो क्या होती है? 1। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किस में होते हैं? एल्यूमिनियम में। ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। संयोजकता एक संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है। एल्यूमिनियम तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। Ag यानी कि चांदी की संयोजकता 1 है। Au यानी सोने की संयोजकता 1 है और कैल्शियम की संयोजकता कितनी है? 2। अगला क्वेश्चन हमारा, मैग्नीशियम में परमाणु की संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो फ्रेंड्स कितनी होगी इसकी संयोजकता? +2। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम को जो हम लिखते हैं 2 8 2, तो आप देख सकते हैं ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन किससे साझेदारी कर सकते हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? +2। अगला क्वेश्चन हमारा, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है, तो कितनी होती है? 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो परमाणु द्वारा साझे किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनकी संयोजकता कहलाती है। इसे परमाणु की संयोजन क्षमता कहा जाता है। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक सहसंयोजक जो अणु नहीं है, तो कौन नहीं है सहसंयोजक अणु? ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है तो कितनी है? 7। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इसमें 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और सबसे भारी शेल कोश है जिसके ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? 7। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तत्व X चतुर संयोजक और तत्व Y द्वि संयोजक है, इन दो तत्वों से बना यौगिक होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स? X/2। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है क्या है? Li3n। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। लिथियम नाइट्राइड एक यौगिक है जिसका सूत्र Li3n है। एकमात्र स्थिर क्षार धातु नाइट्राइड है। अगला क्वेश्चन हमारा गलत मिलन का चयन करें। हीलियम 0 तत्व और संयोजकता दी गई है तो हीलियम की 0, हाइड्रोजन की 1, कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 1। तो फ्रेंड्स इसमें ऑक्सीजन का गलत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन की संयोजकता 1 नहीं बल्कि कितनी होती है? 2 होती है। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। तो हम इसे लिखते हैं 2, 6, यानी 2 इसके बारीक कक्षा को पूरा करने के लिए ऑक्टेन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो इसके लिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। अगला क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 का अबंध बनाने में भाग लेते हैं तो कितने लेते हैं? 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में अबंध बनाने के लिए भाग लेते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं तो कौन दर्शाते हैं? संक्रमण तत्वों से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता दिखाते हैं। कुछ तत्व प्रतिक्रिया के स्वरूप आधार पर अन्य परमाणुओं के साथ अलग अलग अनुपात में इलेक्ट्रॉनों का त्याग, स्वीकार या साझा करते हैं। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में अबंध बनाने में भाग लेते हैं तो कौन भाग लेते हैं? 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। N2 में N परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से त्रिबंध बनती है। अतः N2 अणु के निर्माण में कुल 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 जोड़े भाग लेते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स ये था केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। अच्छे से की है तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए अपने प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।